नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। नीतीश मंत्रिमंडल में 2 महीने में दूसरा इस्तीफा। आरजेडी के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार का उठाया था मामला, अब दे दिया इस्तीफा। क्या नीतीश सरकार में आरजेडी मंत्रियों को क्यों देना पड़ रहा है इस्तीफा? बिहार की राजनीति पर होगी सियासी दलों के साथ चर्चा। साथ ही बताएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में किन राज्यों ने मारी बाजी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को देश दे रहा श्रद्धांजलि। साथ ही होगी देश विदेश और खेल जगत से जुड़ी कई खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। बिहार की महागठबंधन सरकार में 2 महीने के अंदर दूसरे मंत्री का गिरा विकेट। कानून मंत्री कार्तिक सिंह के बाद अब सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वाले दोनों नेता आरजेडी के कोटे से अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार का दावा कर सरकार की करा चुके थे फजीहत। पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, किसानों के लिए किया ये त्याग। बिहार में सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, धीरे धीरे पूरा मंत्रिमंडल देगा इस्तीफा। महागठबंधन सरकार में जो नीतीश की नहीं मानेगा उसे छोड़ना पड़ेगा पद। स्थिति के लिए राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को बताया जिम्मेदार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 स्वच्छता ही सेवा सुजलाम 1.0 और 2.0 के लिए दिए पुरस्कार। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में अंडमान को पहला पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कहा, वरदान साबित हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर राष्ट्र बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। संसद में दी गई श्रद्धांजलि। गांधी स्मृति में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राज्यों में भी बापू को किया गया नमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। विजय घाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दी पुष्पांजलि। संसद भवन में भी आयोजित कार्यक्रम में शास्त्री जी को किया गया याद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का किया शुभारंभ। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छता, फिटनेस पर जागरूकता बढ़ी। आज देश के युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के साथ प्लॉग रन में भी ले रहे हैं भाग। 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों के लॉन्ग जंप में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मुरली श्रीशंकर को पीछे छोड़कर जेस्विन एल्ड्रिन ने जीता स्वर्ण। वहीं भारोत्तोलन में पंजाब की जसवीर कौर और हरियाणा के दीपक ने स्वर्ण किया अपने नाम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शिखर धवन को बनाया गया टीम का कप्तान। T20 विश्व कप के लिए चुने गए अधिकांश खिलाड़ियों को मिला आराम। बिहार की राजनीति में अपने बयानों के जरिए कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह के इस फैसले के बाद बीजेपी अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस्तीफे के दिन एक नया विवादित बयान दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीजेपी कर रही दावा कि सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू और आरजेडी के बीच 2 महीने ने नीतीश मंत्रिमंडल का ये दूसरा इस्तीफा है। हालांकि इस्तीफे को मंजूर करने पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही विवादों से इसका गहरा नाता जुड़ गया है। राज्य में फिर चाहे कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति हो या फिर मंत्रियों के एक के बाद एक इस्तीफे हों, राज्य में उथल पुथल का दौर जारी है। ताजा मामला कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे से जुड़ा है, जो सरकार बनने के बाद से ही अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और खुले मंच से अपनी सरकार और अपने विभाग की कई बार मुखालफत की थी। अब उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है।
सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों के लिए त्याग किया है। समय अनुकूल नहीं था, वह लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए बिहार के कृषि मंत्री ने आज शुभ अवसर पर अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है तेजस्वी जी को कि वो जहाँ चाहें इसको भेज दें। लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं। वहीं भाजपा ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सुधाकर सिंह को सरकार के खिलाफ सच बोलने की सजा दी गई है। बीजेपी इसे आरजेडी और जेडीयू में सत्ता के घमासान से भी जोड़ रही है। नीतीश कुमार जी अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाते हैं और अगस्त के अफसरों की इस लूट के कारण कृषि मंत्री ने जो सच बोला उसकी सजा उनको भुगतनी थी और वही हुआ। ये खिचड़ी सरकार ये बहुत देर तक चलेगी नहीं, इसमें इतना ज़्यादा मतभेद है। ये तो हम लोग थे कि 17 साल निभा दिया नीतीश कुमार के साथ, पिछले बार भी 1.5 साल में गठबंधन टूट गया और ये तो 2 महीना भी नहीं हुआ। 2 महीने के भीतर रोज सुर्खियाँ हैं, रोज आपस की लड़ाई है, रोज अपराध है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुधाकर सिंह 2 महीने के भीतर नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं। इससे पहले आरजेडी कोटे से ही मंत्री कार्तिकेय कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिन्हें अपहरण के एक मामले में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच तकरार पहले ही सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी और अब इस्तीफे को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अगले हिस्से में बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद की राजनीति पर होगी सियासी दलों से चर्चा। उससे पहले कुछ और खबरें देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता पुरस्कार दिए। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में अंडमान को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन वरदान साबित हुआ है। 2 अक्टूबर 2022 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022, सुजलम 1.0 और 2.0, जल जीवन मिशन कार्यशाला मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति ने 7 पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और 5 पुरस्कार जल जीवन मिशन कार्य दक्षता मूल्यांकन के लिए दिए। बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में ये पुरस्कार अंडमान को मिला। कार्य दक्षता मूल्यांकन में पहला स्थान पुडुचेरी को मिला। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेता राज्यों को बधाई दी और स्वच्छता के लिए राष्ट्रपिता के योगदान को याद किया। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छता की अन्य कैटेगरी में विजेता राज्यों को पुरस्कृत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से अधिक तरजीह दी। आज भी देश उसी रास्ते पर अग्रसर है। देश साल 2019 में ODF बना, 10 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। बात ODF प्लस की करें तो देश के 1,15,000 गांव ODF प्लस बने, 3 लाख गांव ODF प्लस की तरफ अग्रसर हैं। कचरा प्रबंधन में जन भागीदारी और श्रमदान के दम पर देश भर में 5 लाख स्थानों को कचरा मुक्त किया जा चुका है। गांव में वर्षों से जमे हुए पुराने कचरे और स्थानों की सफाई पर जिस तरह से काम किया गया, मैं आज आप सबके सामने प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि इस 15 दिन के इस पखवाड़े, इस अभियान में, स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम में देश भर में लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी के स्वराज के सपने को याद किया, जहां गांव में स्वच्छता हो, बिजली हो, पानी की सुविधा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी के सपने को PM पूरा करने में जुटे हैं।
गांधी जी आजादी के बाद लोगों ने उनके राजनीतिक फायदे तो लिए, लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का अगर कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में देश ने कई मंजिलें हासिल की है। साल 2019 में हमारा देश खुले में शौच से मुक्त बना। तो अगर हम कचरा प्रबंधन की बात करें तो देश के 1,15,000 गाँव में ODF प्लस का कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 3 लाख गाँव में ये कार्य तेजी से जारी है। देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम केंद्रों में गांधी जयंती के मौके पर विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू किया गया। दिल्ली में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गांधी जयंती के मौके पर भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लद्दाख में भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई दूरदर्शन केंद्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अलावा कोलकाता दूरदर्शन केंद्र असम और अहमदाबाद में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज। The backbone of Indian defence since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defence. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। The backbone of Indian defence since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defence. आज महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। पूरा देश या कहें पूरी दुनिया अहिंसा के इस मसीहा को नमन कर रहा है। बापू ने सिर्फ एक देश को स्वतंत्रता की राह ही नहीं दिखाई, बल्कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को केंद्र में लाने का आग्रह एक नए मानववाद की सोच को सामने रखता है। मोहनदास करमचंद गांधी, दुनिया भले ही उन्हें इसी नाम से जानती है, लेकिन हम सबके लिए वो बापू हैं। हमारे प्यारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता। उनकी 153वीं जयंती पर रविवार को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने बापू को याद किया।
बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट पर हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि दी और बापू को नमन किया। राजघाट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य हस्तियों ने गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना की गई तथा राष्ट्रपिता के प्रिय भजन गाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गांधी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। शाम को प्रधानमंत्री गांधी स्मृति भी गए और वहां भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने वहां आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और बापू के भजन सुने। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी, बापू को याद किया और उनके गीतों को गाकर लोगों से इसे अपनाने की अपील भी कर डाली। संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में भी बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम नेता मौजूद थे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गांधी जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आयोजित की गई प्रतियोगिता के जरिए चुनकर आए युवा प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। हम सब कर्तव्य भावना से देश को एक विकसित देश बनाने के लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देश के 130 करोड़ लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, उनके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज व सहकार के विचार हर भारतीय को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यों में भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, पोरबंदर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बापू को श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भी अलग अलग जगहों पर पूरे उत्साह से गांधी जयंती मनाई गई। तवांग के जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। बापू की वजह से ही हम सब आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बापू भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन वो हर देशवासी के मन में बसे हैं। गांधी जी का स्वच्छता का मंत्र तो जन जन तक पहुंच चुका है। उनके सत्य अहिंसा के संदेश आज के विश्व में बेहद प्रासंगिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के राजनीतिक इतिहास में कई महापुरुषों ने अपने कदमों से देश को चुनौतियों के वक्त राह दिखाई है। ऐसे ही थे प्रतिमूर्ति देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सादगी और करुणा की प्रतिमूर्ति तो थे ही, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे युद्धकाल में देश का नेतृत्व किया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले सादगी के प्रतिमूर्ति देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी ईमानदारी, सादगी, देश प्रेम और युद्ध काल में देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए हमेशा याद किया जाता है। देश ने अपने इस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए ट्विटर पर लिखा, राष्ट्र के प्रेरणा पुरुष भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सादगी, दृढ़ नेतृत्व व निस्वार्थ राष्ट्र सेवा से आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। उनके जय जवान जय किसान के नारे ने देश को एकजुट कर जन जन में राष्ट्र प्रथम की भावना का संचार किया।
उनकी जयंती पर उन्हें नमन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा, सरलता, सौम्यता और सहजता के साथ अपने निर्णायक नेतृत्व से विश्व समुदाय को भारत की ताकत का एहसास कराने, जय जवान जय किसान के उद्घोष से देश में नूतन ऊर्जा का संचार करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन वंदन। राज्यों में भी तमाम कार्यक्रमों के जरिए शास्त्री जी को याद किया गया। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के शासनकाल में ही 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उस समय अनाज की कमी और सीमा की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी चिंता थी। ऐसे में किसानों और जवानों के महत्व को स्वीकार करते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने ऊना में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भाजपा विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी के लिए विचार नहीं बदले। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों की तरह रंग नहीं बदले, बल्कि विचार के साथ खड़े रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं। दूसरी बात, ये अकेली पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। और विचार भी जो विचार 1951 में थे वही विचार लेकर के आज भी हम चले। हमने कुर्सी के लिए विचार नहीं बदले, हमने अन्य पार्टियों की तरह गिरगिट के रंग नहीं बदले, हम विचार के साथ खड़े रहे। और बाद में जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर हमीरपुर के भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंडल सदस्यों के साथ बंद कमरे में चर्चा की और भाजपा मिशन रिपीट को पूरा करने के लिए टिप्स भी दिए। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गांधी जयंती के अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक स्थित खादी की दुकान से खरीदारी की। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। खादी का कुर्ता पायजामा बनाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सभी नेताओं ने इस दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा। नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में DARPG कार्यालय में स्क्रैप के निपटान और सरकार में पेंडेंसी को कम करने पर ध्यान देने के साथ ही एक स्वच्छता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। इस वर्ष 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कबाड़ का समय पर और प्रभावी निपटान किया जा सके। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनको ICU में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। दूसरी UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। यह सम्मेलन 10 से 14 अक्टूबर तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों और भारत की भूमिका पर बातचीत करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन मौका होगा जब इस क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी और इनका लाभ दुनिया तक पहुंचेगा।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके में बसकुचन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इलाके में संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। भारतीय रेल ने दशहरे के मौके पर अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। भारतीय रेल ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दशहरे के पहले बोनस भुगतान को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें उन्हें 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। कानपुर देहात के घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत होने की खबर है। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के बेकाबू होने की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 48 लोग सवार थे। मृतकों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। फिटनेस को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली में रविवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ शुभारंभ हो गया है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सैकड़ों युवाओं के साथ साथ केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रविवार को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ शुरुआत की गई। इस मौके पर खेल मंत्री के अलावा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ भारत ही मजबूत, आत्मनिर्भर और नया भारत हो सकता है। उन्होंने सभी से आगे आने और इसे एक जन आंदोलन बनाने के साथ ही फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों पे जो जागरूकता खड़ी की है, उसके कारण आज देश का युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में तो भाग ले ही रहा है, फिट इंडिया प्लॉग रन में भी भाग ले रहा है। स्वच्छता को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जागरूकता और बढ़े, और दौड़ के साथ साथ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इसको भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्लॉग रन में इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे युवाओं का उत्साह हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसके बाद अलग अलग तरीके से फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। फिट इंडिया वॉकाथॉन, फिट इंडिया साइकिलिंग और फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, इस तरह से कई कार्यक्रम किया जाता है। प्लॉगिंग रन का सबसे खास बात यह है कि आप कचरा उठाते उठाते आप अपना फिटनेस का भी काम कर रहे हैं। दौड़ में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम फिटनेस के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिट के साथ साथ कैसे क्लीन करें, एक्सरसाइज करते करते कैसे हमें कूड़ा उठाना। आज एक नई चीज मैंने देखा कि हम एक्सरसाइज करते करते भी हम कैसे कचरा उठा सकते हैं। वो चीज देख के थोड़ा बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। आंदोलन का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंडोनेशिया में पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान दंगा भड़क उठा, जिसमें 125 लोग मारे गए। पूर्वी जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा कि भीड़ में भगदड़ मचने से कम 180 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फुटबॉल क्लब अरेमा और परसेबिया सुरबाया के बीच खेल के दौरान हाथापाई हो गई। हारने वाले पक्ष के समर्थकों ने मैदान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अधिकारियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान दम घुटने के मामले सामने आए। राष्ट्रीय खेलों में रविवार को एथलेटिक्स और भारोत्तोलन में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। भारोत्तोलन में महिलाओं के 64 किलो वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण जीता। वहीं एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस को पीछे छोड़कर तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए एक नजर डालते हैं रविवार को हुए मुकाबलों पर।
गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शनिवार को भारोत्तोलन में महिलाओं के 64 किलो वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जसवीर ने 200 किलो का वजन उठाया। आंध्र प्रदेश की एस पल्ली ने रजत और मणिपुर की के रोशेलता देवी ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में ही पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के दीपक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। दीपक ने कुल 315 किलो भार उठाया। वहीं 314 किलोग्राम भार उठाकर सर्विसेज के अजय सिंह ने रजत और 311 किलोग्राम के साथ महाराष्ट्र के अभिषेक ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में एक चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला। लॉन्ग जंप में देश में शीर्ष एथलीटों में शुमार मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्ड्रिन ने 8.26 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। केरल के मुरली श्रीशंकर ने 7.93 मीटर के साथ रजत और केरल के ही मोहम्मद अनस ने 7.92 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस का स्वर्ण पदक तमिलनाडु ने जीतने में कामयाबी पाई। तमिलनाडु की टीम ने अंतिम 4 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मिनट 35.32 सेकंड में रेस को पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का रजत पदक हरियाणा और कांस्य पदक कर्नाटक के नाम रहा। पुरुषों के 4x400 मीटर का स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने नाम किया। हरियाणा के एथलीटों ने रेस को पूरा करने में 3 मिनट 6.58 सेकंड लिया। सर्विसेज ने रजत पदक जीता, जबकि कर्नाटक को कांस्य पदक हासिल हुआ। महिलाओं के डिस्कस थ्रो का स्वर्ण पदक हरियाणा की निधि रानी ने जीतने में सफलता पाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की नीतिका ने रजत और पंजाब की परमजीत कौर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में उत्तर प्रदेश के जॉन्टी कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। जॉन्टी ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में महाराष्ट्र के वेटल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुजरात। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी। टीम में 2 विकेटकीपर ईशान किशन और संजू सैमसन को शामिल किया गया है। दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं। वनडे सीरीज के बाद ये तीनों T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ऑस्ट्रेलिया में जुड़ेंगे। संजू सैमसन की भी वनडे सीरीज में वापसी हुई है। मुकेश कुमार और रजत पाटीदार पहली बार टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। भारतीय टीम इस प्रकार है: शिखर धवन कप्तान, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे न्यूज नाइट में और बात होगी बिहार की राजनीति पर। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं सुधाकर सिंह। अफसरों पर लगाए थे करप्शन के आरोप। आरजेडी के कोटे से थे मंत्री। आज हम न्यूज नाइट में भी हमारी चर्चा इसी विषय पे। हमारा विशेष है बिहार में एक और मंत्री का इस्तीफा, क्या है राजनीति। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं।
हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आप हैं। प्रेम रंजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, जेडीयू से प्रवक्ता हैं, आपका भी डॉक्टर साहब स्वागत है। हितेश शंकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर मसला क्या है। 2 महीने में मंत्रिमंडल से एक दूसरा इस्तीफा, आरजेडी कोटे से लगातार सुधाकर सिंह इस बात की आवाज उठाते रहे कि कृषि विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर विभागों में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन इन सवालों पर कुछ नहीं हुआ और आज इस्तीफा देना पड़ा। क्या कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं चल रहा आरजेडी जेडीयू के बीच, या फिर कुछ इस तरह की बात कही जा रही है कि आरजेडी नेताओं के साथ, उनके मंत्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा सौंपा है। उसके क्या कारण स्पष्ट करेंगे, ये वो जानेंगे। आरजेडी पार्टी का मामला है, ये उनके बीच का बात है, मगर यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्टता कहा है कि इस इस्तीफे से पार्टी पर, ये सरकार पर कोई असर नहीं है। सरकार चट्टानी एकता के साथ जन सरोकार के मामले पर, न्याय के साथ विकास और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कार्य करती रह रही है माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में सफलतापूर्वक। और जहां तक इस्तीफे के सवाल है, एक परिवार होता है, तो परिवार जब है उसमें स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हो, समावेशी लोकतंत्र की परंपरा हो, तो चर्चाएं होंगी, मतभिन्नता होगा, वो अपनी जगह है। इससे कोई किसी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख करके इतनी ज्यादा इसे एक नेशनल चैनल डीडी न्यूज जैसे नेचुरल बड़े चैनल को इस पर डिबेट करने की आवश्यकता मेरी समझ से अच्छा, डॉक्टर सुनील, बिहार जैसे राज्य में, और वो भी कृषि मंत्री अगर अपना इस्तीफा सौंपते हैं तमाम आरोपों के साथ, तो आप कह रहे हैं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इतनी छोटी घटना है कि इस पर बात होने की जरूरत नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहां कृषि को लेकर कितने बड़े घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा है, ये तमाम चीजें हुई हैं, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम रंजन हमारे साथ है। प्रेम रंजन जी, इस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और लगातार भ्रष्टाचार के तमाम आरोप वो लगाते रहे हैं तो। नहीं, छोटी बात नहीं है। सुनील जी के लिए लगता होगा छोटी बात, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ही आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कई विषयों पर, भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर जो मुख्यमंत्री का रहा है, यूएसपी रहा है, उससे समझौता करना पड़ा। और दर्जन भर मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप है, अपराध के आरोप है, अन्य प्रकार के आरोप हैं, और उन सबको मंत्री पद का स्वीकार करना पड़ा। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, किसी मंत्री पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता था तुरंत उसका इस्तीफा लेते थे। आज क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा? आपने देखा कि किस प्रकार से विधि मंत्री के ऊपर मुकदमा था, उनको बेल लेना था न्यायालय में जाकर, और वो मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे। जब बेल रिजेक्ट हो गया, न्यायालय ने उनको गन्ना मंत्री के रूप में इन्होंने बनाया, लेकिन उसके बाद उनको इस्तीफा करना पड़ा। जो सुधाकर सिंह हैं कृषि मंत्री, ये लगातार जब से मंत्री बने हैं तब से सरकार पर हमला कर रहे हैं। अपने विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, और उन्होंने कई सारी मुख्यमंत्री की नीतियों पर भी सवाल उठाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जब वो जानना चाहते थे कैबिनेट की बैठक में, तब उसके बाद वो कोई बगैर जवाब दिए हुए और वहां से उठ करके चले गए। ये मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करना पड़ा कि एक उनके मातहत रहने वाला कैबिनेट का मंत्री और उनके बातों का, उनके प्रश्नों का जवाब न दे करके, और वो सीधे उठ करके चला गया। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री को कई चीजों पर समझौता करना पड़ रहा है और वो असहाय लग रहे हैं। निश्चित तौर पे सुधाकर सिंह अपने विभाग के अंदर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखरता के साथ उठा रहे हैं, और मुख्यमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे कारण हैं। इन कारणों के कारण जो महागठबंधन है आरजेडी के साथ मिला हुआ,
इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी का कारण है कि सुधाकर सिंह इस्तीफा देने का काम किया। इनके पिता, सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी क्या बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी 23 में मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि अंदर खाने की बात को जगदा बाबू ने सामने लाने का काम किया है। अंदर खाने जो तैयारी चल रही है आरजेडी के, वो सामने ला करके उन्होंने इस बात को दर्शा दिया कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है और तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर विराजमान होने वाले। हितेश शंकर जी, जगदा बाबू ने बहुत साफ कहा इस्तीफे के बाद कि कुछ त्याग तो करना पड़ता है। उन्होंने तेजस्वी यादव को 23 में मुख्यमंत्री की भी बात कर दी है और खासकर सुधाकर सिंह ने भी ये कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। इन तमाम बातों के बाद, इस्तीफे के बाद, अगर जेडीयू का ये मानना है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है राज्य के लिए, राज्य का इतने बड़े राज्य, कृषि प्रधान राज्य के अगर कृषि मंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? अगर मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री पार्टी के अगर प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। रितु जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और एक देहाती कहावत भी कहूं, हरियाणा में एक कहावत है कि दही के धोखे में कपास खा गए। ये ऐसा ही मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और राज्य का ये जो नीतीश जी का और लालू जी की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उसमें ऐसा ही नीतीश जी के साथ एक दुर्घटना हो गई। क्योंकि मैं 3 तिथियों का खास तौर से जिक्र करूंगा। एक 12 सितंबर की है, एक 25 सितंबर की और एक 1 तारीख की। एक बार जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा जो सरकार ने प्रदर्शन किया उसको उलट दिया और तुलना किससे की, 2011-12 लालू जी के समय से वो आगे घसीट के ले गए इसे और पुराने आंकड़ों में से एक आंकड़ा छांट के उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन में गिरावट आ गई और जो रोड मैप बनाया है उससे किसानों को फायदा नहीं मिल रहा। दूसरी बात कि ये जो दोनों ही नेता हैं, जो 2 महीने में दोनों नेताओं का जाना है, दोनों ही आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं और पहले दागी लोगों ने सरकार में जगह बनाई, फिर सरकार की किरकिरी कराई, फिर सरकार पर हल्ला बोला। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसे पार्टी के प्रवक्ता की नजर से देखेंगे तो उसे बुहारने की कोशिश हो सकती है, परंतु अगर पत्रकार के तौर पर देखेंगे तो मैं कहूंगा कि परिवारवाद की राजनीति है और वो सुशासन के मुद्दे पर सुशासन बाबू की ही कुर्सी खींचने का काम कर रही है। यानी निष्ठा लालू है और निशाना नीतीश है। ये बड़ा साफ दिखाई दिया दोनों ही मामलों में और इसे छोटा करके, कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐसा नहीं होता कि मंत्रिमंडल का एक मंत्री मुख्यमंत्री को लगातार चुनौती दे, आपने कोई काम नहीं किया, आपका मॉडल फेल है, ये बात ताल ठोक के कहे। जब वो सवाल पूछें और हल पूछें तो वहां से उन्हें ताव दिखाकर बैठक में से चला जाए। ये छोटी बातें नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये राजनीतिक प्रवक्ता को ये छोटी बातें लग रही है। डॉक्टर सुनील, नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल हमें लगता है कि डेफिनेटली एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, एम्बैरेसमेंट लेके आया है सुधाकर सिंह का इस्तीफा, और शायद यही वजह है कि आपको लगता है कि इस बात पे चर्चा ही होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम वो ऐसे मनमुटाव जो नीतीश कुमार के साथ सुधाकर सिंह के बहुत साफ बाहर आए, पब्लिक में आ गए, वो मनमुटाव जो कैबिनेट की मीटिंग के भीतर थे वो भी बाहर आए। और लगातार जब उन्होंने कहा कि कृषि सचिव एन सरवन को लेकर उन्हें हटाने पे जो मांग की गई थी उस पर भी नाराज दिखाई दिए थे सुधाकर सिंह। तो कुछ ठीक नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार अगर भ्रष्टाचार पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहते तो उसकी नाराजगी उन्हें अपने पार्टनर के साथ झेलनी पड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि आपके जो ये नैरेटिव है मेरी समझ से सत्य से परे हैं। कारण का कि ऐसे उनके भ्रष्टाचार के मामले उठाने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा कोई बयान नहीं आया है उनका। नहीं उन्होंने इस्तीफा माने तेजस्वी यादव जी को दिया तो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। इस्तीफा का जो कुछ कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पिताजी ने बताया है वो स्पष्ट नहीं है। उनको स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए कि ये कारण क्या है। पता नहीं आपके डॉक्टर सुनील, उनके पिताजी का बाकायदा मीडिया में बाइट है। उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि किसानों के लिए ये त्याग पत्र दिया गया है और बड़े कामों के लिए कुछ बड़े त्याग देने पड़ते हैं। तो वो क्या बड़ी चीज है जिसके लिए त्याग देना पड़ता है?
नहीं, इसका आप तो ये अर्थ लगा रही हैं। आप बताएं सर, आप सरकार में हैं, आप बताएं ना, आप क्या अर्थ लगा रहे हैं? अर्थ लगा रही हैं कि भाई कृषि सचिव को हटाने के लिए दबाव डाला था, ऐसा कहीं मेंशन है? डॉक्टर सुनील, पब्लिक में जो बयान आएंगे, डॉक्टर सुनील एक बात मेरी भी सुन लें आप, पब्लिक में जो बयान आएंगे और अगर उसके कल्मिनेशन में कोई घटना होगी तो उसी से जोड़ के देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, आप तो सरकार में हैं, आप बताएं कि वो क्या कारण हो सकते हैं, तो कारणों को आप रखें। आप बड़ा ही जिम्मेवार न्यूज चैनल हैं, अगर आप ऐसी चीजें बोलेंगी तो जनता में वो संदेश जाएगा। मैंने आपको घटनाएं गिनाई है, मैंने आपको घटना गिनाई और मैंने घटना और बयान पे आपसे पूछा क्या ये कारण है? नहीं, आपने इस्तीफे का कारण इंगित किया है। इस्तीफे का कारण जो दो बातें आपने बताई है वो कहीं स्पष्ट नहीं, मैं क्लियर करता हूं। आपने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में उजागर करने का वो जांच का दबाव डाल रहे थे, ऐसी कहीं कोई बात सामने नहीं आई। वो कृषि सचिव का तबादला चाह रहे थे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। आगे इस्तीफे के कारण स्पष्ट होंगे तब आपको इस तरह की बातें बताएंगे। तो आपका ये कहना है कि सुधाकर सिंह ने ये नहीं कहा कि ये माप तौल वसूली विभाग है, कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, ये गलत है आप कह रहे हैं, बीज निगम में भ्रष्टाचार फैला, ये सारी आप बातें कह रहे हैं कि ये गलत है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस्तीफा के कारणों में उन्हें स्पष्ट नहीं किया है, अभी तक हम लोग को स्पष्ट होकर नहीं आया है। इस्तीफा के क्या कारण हैं इस पे इनडायरेक्टली जगदा बाबू ने जो कुछ बयान दिए हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या, सप्रसन्न व्याख्या वो खुद कर सकते हैं, जब वो कहेंगे तो कारण स्पष्ट होगा। अभी इतना बता दें कि इस इस्तीफे के कारण सरकार पर किसी तरह की कोई बात नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। और हमारे भाजपा के प्रेम रंजन पटेल जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो दागी मंत्रियों की जो सूची दिखाते हैं, उनके जो सेट ऑफ रूल्स है उसमें आपसी अंतर विरोध दोहरा मानदंड होता है। भाजपा शासित राज्यों में कितने लोग दागी हैं ये भी एडीआर की रिपोर्ट आई थी, उन्हें ये पढ़ लेना चाहिए था। अपने वक्त बोलते हैं वो कि भाई जब तक किसी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता दोषी नहीं हो जाता। दूसरे पार्टी के वक्त बोलते हैं कि आरोपित मंत्री हैं। एनीवे, और इनके दोहरे मानदंड ये भी है कि इनके अपने मंत्री सिंह कुछ बोलते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष शेषवाल जी उसके अपनी बात बोलते हैं। राज्य इकाई भाजपा की वो कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार नामंजूर करती है। बिहार की इकाई कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कर्नाटका की इकाई इस पर बैठ के सो जाती है। ये आपसी अंतर विरोध उनके यहाँ जितना है उतना तो हमारे यहाँ है भी नहीं है, हमारे यहाँ तो स्पष्टता है। लेकिन इनकी जो बातें से तो रूल्स है, भाजपा के जो शासन गया है उसकी छटपटाहट में ये ऐसी बातें निकालते हैं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ ये इस्तीफा जो हुआ है वो इस्तीफा से किसी प्रकार का रिपोर्ट गठबंधन पे असर नहीं डाल रहा है। डॉक्टर सुनील, इस्तीफे को मंजूर भी नहीं किया गया है अभी, तो ये भी नहीं माने कि मंत्रिमंडल से बाहर हैं कृषि मंत्री? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है इस्तीफे मंजूर करना, उसको मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अभी कोई आधिकारिक उस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है? ऐसे आएगा तो हमें समाचार आप लोग के चैनल से माध्यम से सबको जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हितेश जी, हमने देखा 1992 में भी जगदा बाबू ने भी इसी तरह से कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद और उसके बाद कैबिनेट में मौजूद रहे थे। तो इसको बिहार की राजनीति में किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि जेडीयू का कहना है कि ये बड़ा मसला है नहीं, कोई कारण बताया नहीं गया है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उस पर तय नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव तक इस्तीफा पहुंचा, इस्तीफा उससे आगे कहीं गया नहीं है। तो ये है क्या घटना फिर बिहार की राजनीति? देखिए, आपने जो 92 की बात की वो बड़ा दिलचस्प प्रकरण था। और पारिवारिक निष्ठा कैसी गहरी होती है, इस परिवार के लिए इस्तीफे का खेल कोई नया नहीं है। और मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उनके पिताजी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मतलब एक फैमिली कोर्ट में ये सारा ड्रामा चल रहा है। अगर मैं पत्रकार की नजर से देखूं जी, जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था तब लालू जी से जब पत्रकार पूछते थे कि उनके इस्तीफे का क्या हुआ, जगत बाबू बोलते हैं, जगदानंद जी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा तकिए के नीचे रखा है। ये बोल के पत्रकारों को टरकाने का काम होता था। आज भी पत्रकारों को टरकाने का काम हो रहा है। मुझे लगता है एक प्रश्न पूछना चाहिए, जिस चट्टानी एकता की बात अभी हुई वो होनी चाहिए राज्यों में। निश्चित ही एक स्थिर सरकार आवश्यकता है, परंतु मैंने जो 3 तिथियों की बात कही, 12 सितंबर है, 25 सितंबर है और एक कल का 1 अक्टूबर का जो बयान है जगदा बाबू का, उसमें जो उन्होंने कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये
गठबंधन को चट्टानी एकता देने वाला बयान है क्या? केवल मैं बताएं डॉक्टर सुनील। पूछना चाहूंगा कि ये चट्टानी एकता देखिए, जगदा बाबू के बयान आए, एक आध नेता के और बयान आए, लेकिन जब उसके बाद माननीय तेजस्वी जी का बयान आया, जो उन्होंने उन लोगों का बयान को खारिज किया, उन्होंने स्पष्टता कहा कि उनको लालसा नहीं है, अभी हड़बड़ी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और चलेगी। जब तेजस्वी यादव जी का बयान आ जाता है तो किसी और के बयान का कुछ मायने है क्या? कौन क्या बोला आप प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डिप्टी सीएम के आगे प्रदेश अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, ये आप पार्टी के फोरम से प्रवक्ता के तौर पर कहना चाह रहे हैं? राजद के हायरार्की में अगर माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का बयान आता है या हायरार्की संगठन के नहीं, ये उप नहीं, ये उप मुख्यमंत्री देखिए, पार्टी में वो एक डिप्टी सीएम है और प्रदेश अध्यक्ष जो है, मैं संगठन के हिसाब से बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोई मायने नहीं रखता। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी, इसलिए उनका बयान माना जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जगदा बाबू के हस्ताक्षर से एक नोटिफिकेशन भी हुआ है कि गठबंधन या सरकार या नेतृत्व पर अगर कोई व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति बयान देने के लिए है तो वो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति का जो बयान है वो अनाधिकारिक माना जाएगा और ये रोका गया है उनको। गंभीरता से कैसे लेंगे जब चिट्ठी जारी करने वाला व्यक्ति ही अनर्गल बयानबाजी कर रहा है? तो ये अनुशासनहीनता है, सोचा समझा कैलकुलेटेड है, या तेजस्वी जी के साथ उनकी कुछ बात हुई है? क्योंकि अगर एक तरफ वो पत्र जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बयान जारी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे खाली पार्टी। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, सरकार के भीतर की जो कंफ्यूजन जनता के बीच में जा रही है, आप मीडिया को कह सकते हैं, आप चैनल्स को सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जनता भी तो इन तमाम बयानों को देख रही है ना। निश्चित ही अगर जगदा बाबू ये कह रहे हैं कि त्याग करना पड़ता है, तो वो किस चीज के लिए, कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 2023 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, तो इन बातों का मतलब क्या है? निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया या उनके जो गैग ऑर्डर आए, तो गैग ऑर्डर एक प्रकार से इन लोगों के बयान को नकारता है, इन लोगों के बयान पर स्पष्टीकरण का इनडायरेक्ट मतलब होता है। इसके बाद भी अगर ये लोग बयान देते हैं तो हमें लगता है कि वो राजद का आंतरिक मामला है, राजद का शीर्ष नेतृत्व देखेगा और विधि सम्मत कार्रवाई करे न करे ये उनका मामला है। लेकिन स्पष्टता हमारे लिए तेजस्वी यादव जी के बयान के आने के बाद राजद के किसी अन्य नेता का बयान कोई मायने नहीं रखता, हम उसका नोटिस भी नहीं लेते। प्रेम रंजन जी, आने वाली राजनीति में विपक्ष अपने आप को किधर देख रहा है अब? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि महागठबंधन में, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से कई सारे लोगों का बयान जो राजद की तरफ से है लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। मंत्री हमला कर रहे हैं, मंत्री अपने विभाग में बोल रहे हैं कि मेरे विभाग के अंदर में सारे लोग चोर बैठे हैं, चोरों का मैं सरदार हूं, हमारे ऊपर भी सरदार है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री उनसे जानना चाहते हैं, उसके बाद उनको कोई जो ऐसे प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, वो सीधे उठ कर करके चले जाते हैं। और यूरिया के मामले में लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पूरी जो है आवंटन किया जितनी आवश्यकता के अनुरूप, लेकिन उसके बावजूद उसकी किल्लत हुई, और उस सवाल को लेकर करके भी सुधाकर सिंह लगातार मुखर रहे। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 2 महीने पहले एक नया गठबंधन साथी दिया, लेकिन उस साथी के साथ 2 महीने में मंत्रिमंडल से 2 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं, कानून मंत्री और कृषि मंत्री का। हालांकि जेडीयू का ये कहना है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है बिहार की राजनीति में। देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कल से इस पूरे इस्तीफे पर चर्चा और ज्यादा बढ़ेगी। सामने आएंगे कारण और सामने आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से इस पूरे बयान और इस इस्तीफे पे अगला कदम उठाते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। The backbone of Indian defense since 1940. World-class design and manufacturing facilities for trainers, fighters, helicopters and transport aircraft. Embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. Hindustan Aeronautics Limited. Driving excellence in aerospace and defense. Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi,
The Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister.